चलिए तो आज चलते हैं हम वंशागति और वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, हमारा टॉपिक है डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, इसके पक्ष में प्रमाण दीजिए। मतलब हम लोग जानते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ है क्या। तो आनुवंशिक पदार्थ हम लोग उससे बोलते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों को ले जाने का कार्य करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, तो प्रमाण दीजिए। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रमाण दिया है ना। तो ग्रिफिथ ने पहला प्रयोग किया है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि ग्रिफिथ के प्रयोग को समझाइए, या तो एक और होता है, इसी को हम बोलते हैं रूपांतरण। क्या बोलते हैं? रूपांतरण। तो रूपांतरण को समझाइए, ऐसे भी आ सकता है ना। चलिए, तो हमारा पॉइंट कहाँ शुरू होता है? ग्रिफिथ का प्रयोग। और अपना चैनल का नाम तो आप जानती हैं, बायोलॉजी क्लासेस विथ बलराम साहू, वहाँ आप कर दीजिएगा जो भी करना है, सब्सक्राइब वगैरह। तो डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण, ग्रिफिथ का प्रयोग है ना। तो इस प्रयोग में हम लोग देखते हैं उन्होंने क्या लिया। तो सर्वप्रथम एकदम सिंपल कहानी सुनना है आपको। कहानी कैसे चलता है देखिए कि सर्वप्रथम यहाँ शुरू कर दीजिएगा आप, ठीक है। इसको मैं 20 से लिख दिया हूँ कि सर्वप्रथम ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण दिया। ठीक है, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण दिया। ठीक है, ये आपका लिखने का है, ज़्यादा समझने का नहीं है। उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है, ये एक जीवाणु है ना जो कि न्यूमोनिया रोग पैदा करता है स्तनधारियों में, है ना। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण दिया और उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर अपना क्या किया, प्रयोग किया। तो उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर अपना क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी कौन है? जीवाणु है। अब यहाँ शुरू करते हैं ना कि सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, ये प्रयोग किया। किसके ऊपर प्रयोग किया? डिप्लोकोकस न्यूमोनी के ऊपर। ये तो आप जान गए हैं ना। अब कैसे किया, तो इसके लिए हमको डिप्लोकोकस न्यूमोनी का कुछ डिटेल देना पड़ेगा। तो इसका डिटेल देखिए कि सर्वप्रथम ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए या डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण दिया। उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर अपना क्या किया, प्रयोग किया। और ये जीवाणु होते हैं, उसके जीवाणु के 2 स्ट्रेंथ होते हैं। कितने स्ट्रेंथ होते हैं? 2 स्ट्रेंथ होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छा समझना शुरू करना है कि 2 स्ट्रेंथ होते हैं। पहला स्ट्रेंथ का नाम है S3। ठीक है, एस लिखा मतलब इसका मतलब होता है स्मूथ एंड कैप्सूल्ड। मतलब कैप्सूल मतलब होता है आपका जो लेयर होता है ना, पॉलीसेकेराइड का लेयर होता है ना। चलिए, तो इसके कितने प्रभेद होते हैं? 2 प्रभेद होते हैं। कौन से जीवाणु के? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो ये जीवाणु के 2 प्रभेद होते हैं। कौन कौन से? S3 कारक, S3 प्रभेद एवं R सेकंड प्रभेद। ठीक है, तो S यहाँ पर स्मूथ है ना, स्मूथ है ना, और R से रफ मतलब खुरदुरा एक प्रकार से। ठीक है, ये रफ क्यों होता है और स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि ना इसके चारों ओर ना पॉलीसेकेराइड की एक लेयर पाई जाती है, इसलिए ये स्मूथ होता है। और ये रफ होता है क्योंकि इसके चारों ओर पॉलीसेकेराइड की लेयर नहीं होती है। ठीक है, पूटी कैप्सूल बोलते हैं उसको, कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये जीवाणु या डिप्लोकोकस नामक जीवाणुओं के 2 प्रभेद होते हैं। S3 जो कि कैप्सूल युक्त होते हैं, मैंने बताया अभी कैप्सूल युक्त होते हैं, और R सेकंड जो कि कैप्सूल विहीन होते हैं। तो क्या लिखेंगे? इस जीवाणु के 2 प्रभेद होते हैं। कितने प्रभेद होते हैं? 2 प्रभेद होते हैं। ठीक है, S3 कारक जो कि वायलेंट स्ट्रेंथ होते हैं। वायलेंट मतलब क्या होता है? उग्र। क्या होते हैं? उग्र। और R सेकंड जो कि कैप्सूल विहीन होते हैं और क्या होते हैं? उग्र नहीं होते हैं। ठीक है, ओके। इस जीवाणु के 2 प्रभेद होते हैं। S3 कारक जो कि कैप्सूल युक्त होते हैं और उग्र होते हैं, तथा R सेकंड कारक जो कि कैप्सूल विहीन होते हैं और अनुग्र होते हैं, या कह सकते हैं इसको अनवायलेंट। ठीक है, वायलेंट बोलते हैं इसको, है ना। जैसे कि वायलेंट का मतलब समझते हो ना, उग्र। क्या होता है? उग्र। एक डायलॉग तब सुने होंगे, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये उग्र बोलते हैं वायलेंट का मतलब, है ना। तो इस जीवाणु के 2 प्रभेद होते हैं। पहला S3 कारक जो कि कैप्सूल युक्त होते हैं और उग्र होते हैं, तथा R सेकंड कारक जो कि कैप्सूल विहीन होते हैं तथा उग्र नहीं होते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर इतना जो बताया उसको लिख लेते हैं कि S3 कारक प्रभेद है वो कैप्सूल युक्त होता है और न्यूमोनिया रोग पैदा करता है। ठीक है, कैप्सूल युक्त होता है और क्या होता है? न्यूमोनिया रोग पैदा करता है। तथा R सेकंड कारक, R सेकंड प्रभेद जो कि कैप्सूल रहित होता है और न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है? ये क्या होता है? अनुग्र। उग्र नहीं होता है, ये उग्र होता है।
ठीक है ना, मतलब जो उग्र होगा वही क्या करेगा, निमोनिया रोग क्या करेगा, पैदा करेगा। चलिए अब हमारा कहानी का स्टार्ट यहाँ से होता है। वो आप जो ऊपर लिखे हैं ना उसको आप देख कर लिख सकते हैं या सुन कर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हमारा जो मेन टॉपिक होता है यहाँ से होता है कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी कहानी है, सुनिएगा। इसको मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि ऊपर में जो लिखा हूँ उसको मैं नीचे नहीं लिख पाऊँगा। ठीक है, तो जो क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा और सुनकर आप रिपीट कर करके लिखते जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो सर्वप्रथम ग्रिमिथ नामक वैज्ञानिक ने इस थर्ड प्रभेद को चूहे के शरीर में प्रवेश कराया, बस एक लाइन में, कि इस थर्ड प्रभेद को चूहे के शरीर में प्रवेश कराया। और आप जानते हो कि इस थर्ड कारक क्या है, उग्र है, और क्या करता है, स्तनधारी में क्या उत्पन्न करता है, निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। तो सर्वप्रथम ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने इस थर्ड कारक को चूहे के शरीर में प्रवेश कराया, चूहे के शरीर में क्या करा, प्रवेश कराया, अंतःक्षिप्त कराया। तो सभी चूहे, जितने भी चूहे हैं वो क्या हो गए, रोगग्रस्त हो गए और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बस कहानी है, सुनिएगा। ठीक है, सेकंड प्रयोग उसने क्या किया, मतलब पूरा प्रयोग एक साथ है। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने 8 सेकंड प्रभेद को, ये क्या है, रफ कैप्सूल विहीन, उन्होंने 8 सेकंड प्रभेद को चूहे के शरीर में क्या कराया, प्रवेश कराया। ये डेट दे दिया हूँ, मतलब आप तो समझ जाएंगे इतना ही के शरीर में, कि उन्होंने चूहे के शरीर में क्या कराया, प्रवेश कराया। तो चूहा निमोनिया रोग से ग्रसित नहीं हुआ और वो क्या हुआ, जीवित रहा। ठीक है, तो 8 सेकंड टाइप की जीवाणु को जब अंतःक्षिप्त कराई तो चूहे की क्या नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, अब क्या हुआ कि उन्होंने इस थर्ड कारक को, ये वाला थर्ड है ना, जो कि क्या करता है, निमोनिया रोग पैदा कर सकता है और चूहे को मार सकता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इस थर्ड कारक को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया, उन्होंने उसको गर्म कर दिया, मार दिया, सीधी बात, इस थर्ड कारक को मार दिया। ठीक है, समझ आया ना। उन्होंने इतने ताप पर किसको, इस थर्ड कारक को क्या कर दिया, मार दिया, और उसके बाद चूहे के शरीर में प्रवेश कराया। अब बताइए कि इसको जिंदा कहा जाए, चूहे के शरीर में प्रवेश किया तो चूहा क्या हो गया, मृत हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस थर्ड कारक को इतने डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया, मार दिया और चूहे के शरीर में प्रवेश कराया। अब आप अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ होगा, चूहा जीवित रहा होगा कि मृत रहा होगा। ठीक है, तो वो चूहा वो जीवित ही रहा क्योंकि इसको इतने डिग्री सेल्सियस ताप पर मार दिया गया। और अब देखिए, सर्वप्रथम उन्होंने इस थर्ड कारक को चूहे के शरीर में प्रवेश कराया, जिसके फलस्वरूप चूहा निमोनिया रोग से ग्रसित हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। इसके तुरंत पश्चात उन्होंने 8 सेकंड कारक को कुछ चूहे के शरीर में, अन्य चूहे के शरीर में प्रवेश कराया, जिसके फलस्वरूप चूहे निमोनिया रोग से ग्रसित नहीं हुए और वे जीवित रहे। इसके बाद उन्होंने 8 थर्ड कारक को इतने डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या किया, गर्म किया, जिसके फलस्वरूप उसको मार दिया गया और चूहे के शरीर में प्रवेश किया। अर्थात 60 डिग्री सेल्सियस पर मार कर उसे क्या किया गया, चूहे के शरीर में प्रवेश कराया गया, जिसके फलस्वरूप चूहे निमोनिया रोग से ग्रसित नहीं हुआ और वे जीवित रहा। अब यहाँ तक क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने मृत अर्थात 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किए, जिसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं कि चलिए सेल्सियस मतलब सी। ठीक है, चलिए, तो इसमें उन्होंने क्या किया कि जो मरे हुए इस थर्ड कारक है और 8 सेकंड कारक है। ठीक है, समझ रहे हैं आपको, ये वाला 8 सेकंड थर्ड कारक को नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, ये जो मृत वाला है, ये वाला 60 डिग्री सेल्सियस वाला है। ठीक है, समझ आया। अब क्या होता है कि मृत, क्या लिख देना आप, मृत इस थर्ड कारक को 8 सेकंड कारक के साथ, एक साथ, इसको अलग अलग करवाते थे, एक साथ चूहे के शरीर में क्या करवाया, प्रवेश कराया। अब देखिए, 8 सेकंड कारक से चूहा मरता है क्या, नहीं मरता है। इस थर्ड कारक जो कि 60 डिग्री सेल्सियस, उससे चूहे के मरता है क्या, हमने दोनों ही अवस्था में जीवित रहता है, ये और ये अवस्था में, और इन्हीं दोनों अवस्था को एक साथ जब चूहे के शरीर में प्रवेश कराया। आप यहाँ पर पॉज करिए और दिमाग लगाइए और इसमें बताइए कि क्या हुआ होगा। ठीक है, आप पॉज करके कुछ दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर इनसे भी जीवित, लेकिन हो गया यहाँ पर मृत। जब उन्होंने मृत इस थर्ड कारक को 8 सेकंड कारक के साथ चूहे के शरीर में प्रवेश करवाया तो चूहे क्या हो गए, निमोनिया रोग से ग्रसित हो गए और मृत हो गए। तो ये क्यों हुआ होगा भाई,
ये इसलिए हुआ कि जो एस थर्ड कारक में कोई ना कोई ऐसा पदार्थ था जो आर सेकंड कारक में क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। ठीक है, मतलब जो एस थर्ड कारक है उसका जो डीएनए है, अर्थात एस थर्ड कारक है ना, वो क्या था, उग्र था, और ये उग्र नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई ना कोई पदार्थ इसके ऊपर गया, ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ गया जो कि आर सेकंड कारक को क्या बना दिया, उग्र बना दिया। मतलब इस दोनों का मिला जुला स्वरूप आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कौन गया, डीएनए गया, ये उग्र का डीएनए इसमें चला गया, ये दोनों का सम्मिलित हो गया। मतलब कहा जाए कि जो अनुवांशिक पदार्थ है इसका जो गुण है, इस थर्ड कारक का जो गुण है उसको यहाँ तक ले गया और इसको क्या बना दिया, उग्र बना दिया। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो है क्या होगी, मृत्यु हो गई। इससे यहाँ तो प्रमाणित हो गया कि डीएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। मतलब क्या समझ रहे हो, अनुवांशिक पदार्थ है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। मतलब एस थर्ड कारक से यहाँ स्थानांतरित हुई आर सेकंड में कारक में। ठीक है, कौन स्थानित हुई, डीएनए, मतलब अनुवांशिक पदार्थ। अब यहाँ पर ये हो गया कि डीएनए के माध्यम से यहाँ पर गया आर सेकंड कारक में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, इसका जो गुण है, उग्र गुण है, इसके ऊपर गया, या तो इसका दोनों का सम्मिलित रूप हो गया। ठीक है, उग्र क्या हो गया, उग्र। ठीक है, ओके, ये आपका प्रमाण है, यहाँ लिख देना। तो इसको मैं लाइन से एक बताता हूँ कि सर्वप्रथम किसने, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए का अनुवांशिक पदार्थ होने के पक्ष में क्या दिया, प्रमाण दिया। उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूनी पर अपना क्या किया, प्रयोग किया। उन्होंने ये जीवाणु के दो प्रभेद लिए हैं। ठीक है, जिसमें से एस थर्ड कारक जो कि कैप्सूल युक्त होते हैं और निमोनिया रोग पैदा करते हैं, तथा आर सेकंड कारक जो कि कैप्सूल रहित होते हैं और जो कि निमोनिया रोग पैदा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम एस थर्ड कारक को चूहे के शरीर में प्रवेश कराया, जिसके फलस्वरूप चूहे निमोनिया रोग से ग्रसित हो गए और मृत हो गए, तथा उसके बाद उन्होंने आर सेकंड कारक को अन्य चूहे के शरीर में प्रवेश कराया, जिसका वे जीवे हैं, वे चूहे क्या हैं, जीवित रहें। तत्पश्चात उन्होंने आर एस थर्ड कारक को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके चूहे के शरीर में प्रवेश कराया, तो चूहा क्या हुआ, जीवित रहे। अब उन्होंने आस थर्ड कारक मृत एस थर्ड कारक और आर सेकंड कारक को चूहे के शरीर में क्या करवाया, प्रवेश कराया, जिसके फलस्वरूप चूहे निमोनिया रोग से ग्रसित हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात एस थर्ड कारक से कोई ना कोई पदार्थ है जो कि आर सेकंड कारक को क्या कर देता है, उग्र बना देता है। ठीक है, इससे यहाँ सिद्ध हुआ कि डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, ओके, कुछ डाउट है तो क्लियर कर लीजिएगा, है ना। और डाउट के लिए और अपनी इंस्टा आई डी में भी फॉलो कर दीजिएगा। ठीक है, इंस्टा आई डी बलराम कुमार साहू।